Hello dear learners. Today I am going to discuss about the centrifugation principle, types and applications. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, जो भी प्रिंसिपल है, टाइप्स हैं या फिर हम एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन की स्टडी करेंगे. और सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू में यूज़ किया जाता है. तो अगर ये वीडियो लेंथी देखते हैं कितना बनता है, अगर सिंगल पार्ट में कवर होता है तो इसको सिंगल पार्ट में कवर करेंगे और हो सकता है इसको डबल पार्ट में या दो पार्ट्स में क्लियर किया जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रीफ्यूगेशन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये आइडिया होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या और इसका पर्पस क्या है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम क्या करवाते हैं, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स. मतलब हमारे पास एक मिक्सचर दिया होगा और उस मिक्सचर से हम जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी सेपरेशन करवाएंगे और जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं. तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाएगा, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स. और ख़ास करके यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज. और जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है वो फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जो भी यहाँ पर फोर्स का यूज़ किया जाएगा वो फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेंट्रीफ्यूगेशन. तो सेंट्रीफ्यूगेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होंगे अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम उन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं. और पार्टिकल्स की सेपरेशन बेसिकली कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू साइज, कि पार्टिकल का साइज कैसा है, पार्टिकल की शेप कैसी है, पार्टिकल की डेंसिटी कैसी होगी, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम कैसा होगा और जो भी आप रोटर इस्तेमाल करेंगे सेंट्रीफ्यूज में उस रोटर की स्पीड कितनी होगी. तो जो भी पार्टिकल सेपरेट आउट होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, डेंसिटी या विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, और साथ में ये डिपेंड करता है कि रोटर का स्पीड कितना है. तो जो भी सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ हम उसी वक्त करते हैं जब हमारे पास डिस्पर्स्ड मटेरियल मीडियम के कंपैरेटिवली कैसा होता है, डेंसर होता है. जो भी हमारा डिस्पर्स्ड मटेरियल होगा, ये डिस्पर्स्ड मटेरियल जो हम मीडियम यूज़ करते हैं उस मीडियम से कैसा होता है, डेंस होता है. तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड हम जो भी पार्टिकल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं. तो एटलीस्ट इस डायग्राम से आपको इतना जरूर आइडिया लग रहा होगा फर्स्ट स्लाइड से कि सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करेंगे. अब जो भी मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, जैसा बताया जा रहा है, जो भी पार्टिकल्स जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो जो भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, जैसे ये रोटेशन होगा और ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि हमने मीडियम लिया है और इस मीडियम में हम यूज़ करेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स. तो अब हमें ये देखना है कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स किस तरह से सेटल डाउन होते हैं. तो सेटल डाउन होने में प्लीज़ रिमेंबर कि कोई भी पार्टिकल अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सेटल डाउन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं. ठीक है, कोई भी पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ये सेटल डाउन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं. तो जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई की जाएगी, जो भी मटेरियल, जो इंस्ट्रूमेंट होता है भाई उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, और जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना अप्लाई किया जाता है कि वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. स्पीड अप करना है हमने पार्टिकल को. ठीक है, पार्टिकल को क्या करना है, स्पीड अप करना है. फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि मान लो हमारे पास एक बकेट है और उस बकेट में हमने पार्टिकल्स जो हैं उनको रखा हुआ है, और जो भी बकेट है अगर हम उसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो आप देखोगे कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से बॉटम में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप एक बकेट ले रहे हैं, उसमें सैंड डाल रहे हैं तो सैंड ऊपर तक भरेगी, लेकिन जैसे ही आप इस बकेट को स्विंग करते हैं, मूव करते हैं, तो एकदम से जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल हैं या पार्टिकल्स हैं वो डिपेंड करता है कि साइज कितना है, शेप कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होती है, रेशियो। किस चीज की रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल जी डिवाइडेड बाय स्मॉल जी। तो कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी होती है एक्सेलरेशन, और स्मॉल जी क्या होती है, स्मॉल जी होता है ग्रेविटी। तो प्लीज ध्यान रखें कि सेंट्रीफ्यूगेशन में इंपॉर्टेंट आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और साथ में रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको कि आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं कुछ टेस्ट ट्यूब जो है वो रखी हैं, और खास करके सेंट्रीफ्यूगेशन में जो टेस्ट ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं उनको हम बोलते हैं एप एंड ड्रॉप ट्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, उनको हम बोलते हैं एप एंड ड्रॉप ट्यूब्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी सैंपल है वो इन एप एंड ड्रॉप ट्यूब्स में ऐड करके प्रॉपर वे में सेटल डाउन किया जा रहा है, मीन्स एडजस्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो भी हम इसका जो लिड है उसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद हम यहाँ से रोटेशंस जो हैं उनको क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये एक सिंपल जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये इंस्ट्रूमेंट है, उसका डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसी तरह से थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का हिस्ट्री बेसिकली ये है कि हमारे पास एक डच मैथमेटिशियंस थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हॉयजन। तो ये जो क्रिश्चियन हॉयजन है, इन्होंने एक टर्म क्रिएट की थी और उस टर्म का नाम था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टर्म क्रिएटेड बाय क्रिश्चियन हॉयजन। उसके बाद अब 200 ईयर लेटर हम अगर 1864 में बात करें तो नेक्स्ट साइंटिस्ट था हमारे पास एंटोनिन प्रेंडल। तो एंटोनिन प्रेंडल ने, जो कि एक जर्मन मास्टर था और जो ब्रूअर था, उन्होंने एक आइडिया दिया था कि जो भी हम डेयरी सेंट्रीफ्यूज होते हैं, मतलब कि अगर हमें मिल्क से क्रीम को सेपरेट आउट करना है तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि जो मिल्क है, मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से 1923 की बात करें तो थियोडोर स्वेडबर्ग और साथ में उसका एक स्टूडेंट था एच रेंडे, दे सक्सेसफुली एनालाइज कि जो भी लार्ज ग्रेन सॉल्यूशंस हैं उनकी हम सेडिमेंटेशन करवा सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन। तो जो भी लार्ज पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो जो भी ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन है, मतलब कि मेन पर्पस क्या रहेगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, जैसे कि जो भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको हाई स्पीड प्रोवाइड करके हम क्या करेंगे, सेटल डाउन करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप प्लीज़ थोड़े से नाम ध्यान में रखने हैं कि इसमें हमारे पास क्रिश्चियन हॉयजन का नाम है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट किया था, एंटोनिन प्रेंडल का नाम है जिसने कि क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट आउट करते हैं उसके बारे में बताया था, और थियोडोर स्वेडबर्ग और उसके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन के बारे में कॉन्सेप्ट रखा था। इसी तरह से अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। जो भी हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, उस सेंट्रीफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल,
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसको आपने ध्यान से देखना है प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन के लिए। देखिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो कि अगर हम चाहते हैं कोई भी पार्टिकल्स है उसको सेपरेट आउट करना है, मान लो हमारे पास कोई स्फेरिकल पार्टिकल है। अब इस स्फेरिकल पार्टिकल पर जो हम नॉर्मली फोर्स अप्लाई करेंगे या फोर्स लगेगी, वो फोर्स कितनी होती है? फोर्स जैसे कि आप सबको पता है ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो मान लो एक स्फेयर है, ये पार्टिकल है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब अगर हम मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मास को फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी का आइडिया होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि जो भी हमारी डेंसिटी है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? हमारी डेंसिटी होती है। तो इस इक्वेशन से अगर हम मास देखना चाहते हैं तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मास की वैल्यू आ जाएगी रो वी आ जाएगी। अब आप ऐसा करो कि मास की वैल्यू को इस फोर्स में क्या कर सकते हैं? हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको फोर्स में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी? रो वी ए आ जाएगी। तो नॉर्मली एक स्फेरिकल पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो होती है रो वी ए। रो वी ए में मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो रो क्या है? डेंसिटी है। वी क्या है? वॉल्यूम है। और अगर ए की बात करें तो ए क्या है? एक्सेलरेशन है। तो आप प्लीज थोड़ा सा भी इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर कोई स्फेरिकल पार्टिकल्स है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो रो वी ए लगेगी। अब मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अब हम इस स्फेरिकल पार्टिकल को सेपरेट करना चाहते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। हम क्या करेंगे? इस पार्टिकल को उठा के हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ऐड कर देंगे। अब ऑब्वियसली इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में साथ में क्या लेना पड़ेगा आपको? साथ में आपको इसको लिक्विड मीडियम देना पड़ेगा। और लिक्विड मीडियम में मान लो कि ये हमारा ये स्फेरिकल पार्टिकल है, तो भाई यहाँ पर ध्यान से देखना है और हम इसको किस में प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीफ्यूज में रखेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि इस पार्टिकल को हम सेपरेट करना चाहते हैं, हम इसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखेंगे और रोटेशंस प्रोवाइड करेंगे। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बाकी जो भी है वो हमने ये मीडियम जो है वो यहाँ पर लिया हुआ है। अब आप देखो कि यहाँ पर पार्टिकल जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा, पार्टिकल भी फोर्स अप्लाई करेगा और साथ में ये जो मीडियम है वो भी फोर्स अप्लाई करेगा। सीधी सी बात है, जो फोर्स पार्टिकल अप्लाई करता है, ठीक है, फोर्स जो कि उसको हम बोलेंगे F1 बोलेंगे, लेकिन जो फोर्स मीडियम अप्लाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जब फोर्स 1 और फोर्स 2 F1 F2 बराबर हो जाती हैं उस वक्त पे ये पार्टिकल जो है ये बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर हमें सेडिमेंटेशन करवानी है, जैसे कि पार्टिकल हमने रखा है यहाँ पे, फोर्स 1 पार्टिकल की फोर्स है और फोर्स 2 मीडियम के थ्रू फोर्स लग रही है और ये अपोजिट होती है। मीडियम की फोर्स एंटी या काउंटर फोर्स होगी, अपोजिट में लगेगी। अब पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो कितनी है? रो पी है। और जो मीडियम की डेंसिटी है वो कितनी है? वो रो एम है। पार्टिकल की कितनी है? रो पी। और डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या है? रो एम है। फोर्स 1 जो है वो कौन लगा रहा है? स्फेरिकल पार्टिकल है। और जो फोर्स 2 है वो कौन एक्सर्ट कर रहा है? मीडियम। और फोर्स 1 और फोर्स 2 ये आपस में काउंटर हैं, एक दूसरे के अपोजिट लग रही हैं। क्लियर है? और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे ये रेडियस आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट इज आर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना सा पॉइंट क्लियर किया कि मान लो कोई स्फेरिकल पार्टिकल है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो रो वी ए है। उस पार्टिकल को हम चाहते हैं कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सेपरेट आउट करना। तो वो पार्टिकल जैसे ही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आप एक्सिस ऑफ रोटेशन में रखेंगे तो फोर्स 1 फोर्स 2 का कॉन्सेप्ट आएगा और रो ऑफ द पार्टिकल और रो ऑफ द मीडियम की बात आएगी। जैसे ही फोर्स 1 फोर्स 2 के बराबर होगी तो भाई ये जो पार्टिकल है ये सेटल डाउन हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
किस इन्फ्लुएंस में होगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि फोर्स 1 की बात करें तो फोर्स 1 क्या आ जाएगा? रो वी ए आ जाएगा। फोर्स 1 कितना आ जाएगा? रो वी ए आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि डेंसिटी कितनी आ रही है, जैसे कि डेंसिटी कैसी होगी? डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो अगर आप रो की वैल्यू कन्फर्म करें, पुट करें, तो फोर्स 1 कितनी हो जाएगी? रो पी माइनस रो एम वी ए आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम सफेयर की बात करें और सफेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने यहाँ पे वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी है। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने नोट करना है कि वैल्यूज को पुट ऑन कर दो, तो पूरी वैल्यू जो फोर्स 1 की बनेगी वो बनेगी रो पी माइनस रो एम साथ में 4/3 पाई आर क्यूब डॉट सी। अब ये जो डॉट सी लगा हुआ है एक्चुअल में ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। आप चाहे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को ए करके लिख दो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को सी करके लिख दो, बराबर ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फोर्स पार्टिकल अप्लाई कर रहा है वो फोर्स कितनी है? फोर्स है रो पी माइनस रो एम 4/3 पाई आर क्यूब साथ में सी। तो सी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। अब हम देखेंगे ये तो क्या हो गई? ये होगी फोर्स बाय द स्फेरिकल पार्टिकल। लेकिन F2 की बात करते हैं, मीडियम की फोर्स की बात करते हैं, तो मीडियम की फोर्स कितनी होगी? 6 पाई ईटा आर बी। मीडियम की फोर्स कितनी होगी? 6 पाई ईटा आर बी। ईटा क्या है? विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। आर क्या है? रेडियस ऑफ द पार्टिकल। और फोर्स 2 मैंने बताया कितनी है? 6 पाई ईटा आर बी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। अब हम क्या करेंगे? फोर्स 1 और फोर्स 2 को इक्वल करेंगे। जैसे ही आप F1 F2 की वैल्यू पुट करो तो F1 F2 की वैल्यू को पुट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो एक्चुअल में क्या आएगी? आप देख रहे हो यहाँ पे रो पी माइनस रो एम 4/3 पाई आर क्यूब डॉट सी दिया हुआ है और ये किसके बराबर होगा? 6 पाई ईटा आर बी। वी क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है। मतलब यहाँ से हम इस इक्वेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर 4 और 6 की बात करें तो ये कट जाएगा, r से यहाँ पे r कट जाएगा। तो जो भी वैल्यू फाइनली यहाँ पर आएगी हमारे पास वेलोसिटी की, वो वैल्यू कितनी होगी? अगर आप इसको इक्वेट करके देखें तो वैल्यू आएगी 2/9 r स्क्वायर रो एम रो पी डॉट सी डिवाइडेड बाय ईटा। अब ये जो वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के थ्रू ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? सेटल डाउन होगा। और इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? सेडिमेंटेशन वेलोसिटी बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम इसी इक्वेशन को ध्यान से देखें और यहाँ पर v/c कर दें, यहाँ से v/c कर दें, तो ये v/c क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट हो जाएगा। v/c क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो एक बार फिर से आपने देखना है कि नॉर्मली स्फेरिकल पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है वो है रो वी ए। और अगर हम इस पार्टिकल को मीडियम में रखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में रखते हैं, सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं, तो यहाँ पर फोर्स 1 और फोर्स 2 क्या होनी चाहिए? इक्वल। और जैसे ही फोर्स 1 फोर्स 2 बराबर हो जाएंगी भाई पार्टिकल सेडिमेंट कर जाएगा। किस वेलोसिटी के साथ? वो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 2/9 r स्क्वायर रो एम रो पी डॉट सी डिवाइडेड बाय ईटा। और अगर v/c करते हैं तो v/c क्या होगा? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होगा। इसी तरह से अब यहाँ तक तो हमें पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से क्लियर हो गए कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है, फोर्स 1 क्या होगी, फोर्स 2 क्या होगा। तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से अगर नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं, अब जैसा कि आपने देखना है कि हम यहाँ पे थोड़ी सी और टर्म्स की बात करेंगे, जैसे कि जो हमारे पास G की वैल्यू होती है अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
जी क्या है? अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होती है। अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर आर। अब क्योंकि ओमेगा जिसको कि हम एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एस, और एस का मतलब क्या होता है? रोटर स्पीड या रेवोल्यूशन पर मिनट। अब आप क्या करेंगे कि ओमेगा की वैल्यू को जी में पुट कर देंगे। जैसे ही आप ओमेगा की वैल्यू को जी में पुट करेंगे, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई एस डिवाइडेड बाई 60 अगर आप रिवोल्यूशन पर सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई एस डिवाइडेड बाई 60। अब इस ओमेगा की वैल्यू को आपने जी में क्या करना है? पुट करना है। तो जो भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो वैल्यू होगी 4 पाई स्क्वायर एस स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू जो भी है वो स्क्वायर में जाएगी। इसी तरह से अगर हम आरसीएफ की बात करते हैं, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, तो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? जी अपॉन जी, जिसमें कि अभी हमने बता दिया कि जी होती है हमारी अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्मॉल जी क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपने सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना चाहते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई की जा रही है, या जो भी सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है, या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, या रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होनी चाहिए, ये बातें थोड़ी सी आइडिया में होंगी तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन। तो यही प्रिंसिपल जो है वो रिटन फॉर्म में यहाँ पे सारा बताया हुआ है कि किस तरह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक आउटवर्ड फोर्स है। जो भी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करें। भाई सीधी सी बात है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी क्या रहेगा? ज़्यादा होगा। क्लियर? और जो भी अगर देखिए हैवी पार्टिकल होगा तो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, लाइटर पार्टिकल होगा तो उसे सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। क्लियर? तो जो भी एंगुलर वेलोसिटी है या जो रेडियल डिस्टेंस है, ये सारा आपको हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पर भी वही दिया है कि ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की क्या वैल्यू आती है, जो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जो कि हम अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी कांस्टेंट ले रहे हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखना है, जो भी रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो भी हम अप्लाई करते हैं किसी पार्टिकल के ऊपर, उसको हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यूज़ के बारे में आइडिया हो। इसी तरह से ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है, दिस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज, जो एक लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया जाता है उसका डायग्राम है। जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप पर कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर नज़र आ रहा है। जो भी चैम्बर है ये कैसा है? आर्मर्ड चैम्बर है, बाकायदा इसको सील आउट किया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, इसको आप रोटर बोलते हैं, और रोटर के साथ यहाँ पे एक मोटर फिक्स है, यहाँ पे कूलिंग है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, जितना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो पार्टिकल डैमेज ना हो जाए उसके लिए हम कूलिंग या रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में वैक्यूम पंप होगा। जो भी आपको डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सिंपल बैकमैन प्रेपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। जो नॉर्मल लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया जाता है वो कुछ इस तरह का सेंट्रीफ्यूज आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज। इसी तरह से अब यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट्स फिर से यहाँ पर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिवाइस है ये कंट्रोल पैनल है, जो भी रीडिंग्स हैं आप यहाँ से सेटिंग करेंगे। जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे डोर है जिसके थ्रू आप टेस्ट ट्यूब्स को, अप एंड ड्रॉप ट्यूब्स को प्लेस करेंगे। जो ये डायग्राम नज़र आ रही है ये है हमारा रोटर, और इस रोटर में हम जो टेस्ट ट्यूब विद सैंपल है उसको हम प्रॉपर फिट करेंगे। साथ में यहाँ पे मोटर जो है वो उसके साथ लगी है। तो जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये आपको बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूज जो है उसको क्लैरिफाई कर रहा है। इसी तरह से रोटर के टाइप्स आपने देखने हैं कि डिफरेंट टाइप के सेंट्रीफ्यूज रोटर कौन कौन से यूज़ होते हैं।
जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा है स्विंगिंग बकेट टाइप ऑफ रोटर। कैसा नज़र आ रहा है? स्विंगिंग बकेट टाइप ऑफ रोटर। जैसे कि आप इसमें देखो, जो भी टेस्ट ट्यूब यहाँ पे नज़र आ रही है, रेस्ट पोजीशन पे ये बिल्कुल कैसी है? ये है वर्टिकल। लेकिन जैसे ही आप इसको स्पिन करेंगे, स्पिन करने पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कैसी हो जा रही है? हॉरिजॉन्टल। तो नॉर्मल एट रेस्ट पोजीशन कैसी है? ये वर्टिकल है। स्विंग करने पर पोजीशन कैसी जा रही है इसकी? हॉरिजॉन्टल जा रही है। तो ये कैसा है? हमारे पास स्विंगिंग बकेट टाइप ऑफ रोटर है। इसी तरह से यहाँ पर जो सेकंड डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है फिक्स्ड एंगल रोटर। तो फिक्स्ड एंगल रोटर में पोजीशन चेंज नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको हम एक प्रॉपर एंगल पर ऑलरेडी फिक्स करके फिक्स पोजीशन में प्लेसमेंट देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है स्विंगिंग बकेट रोटर और यहाँ पर आ रहा है फिक्स्ड एंगल रोटर है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी आपको क्या नज़र आ रहा है? ये हमारा फिक्स्ड एंगल रोटर है और हमारे पास ये जो फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रही है, ये हमारा है स्विंगिंग रोटर है। इसी तरह से बेसिकली जैसे मैंने जस्ट आपको अभी बता दिया कि स्विंगिंग बकेट रोटर में देखिए ये अप एंड ऑफ ट्यूब्स हमने यहाँ पर ऐड की हैं और इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। फिक्स्ड एंगल रोटर में क्या होता है? जो भी टेस्ट ट्यूब्स आप यहाँ पे प्लेस करेंगे वो एक प्रॉपर पोजीशन पर होंगी। और वर्टिकल रोटर में क्या होता है कि जो भी आप टेस्ट ट्यूब रखेंगे वो एक वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पर प्लेस होगी। तो तीन तरह के रोटर्स हैं बेसिकली जो यहाँ पर बताए हैं, दैट इज स्विंगिंग बकेट रोटर या स्विंग बकेट रोटर, फिक्स्ड एंगल रोटर और साथ में आया वर्टिकल रोटर। तो जैसे कि यहाँ पे फिक्स्ड एंगल और स्विंग बकेट में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि फिक्स्ड एंगल रोटर में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो जो भी सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स होंगे दे हैव ओनली शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रेवल बिफोर पैरेटिंग। तो स्विंगिंग बकेट या फिक्स्ड एंगल में क्या होता है, जो भी शॉर्ट डिस्टेंस है वो उनको क्रॉस करना पड़ता है और शॉर्ट रन टाइम होगा। और मोस्ट वाइड यूज्ड टाइप ऑफ रोटर कौन सा होता है? फिक्स्ड एंगल रोटर। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो रोटर है दैट इज फिक्स्ड एंगल रोटर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेकंड ये है हमारे पास स्विंगिंग बकेट रोटर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोजीशन इनिशियली कैसी होगी? वर्टिकल। जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो पोजीशन कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल। सो लॉन्गर डिस्टेंस दैट इज टू बी ट्रैवल बाय द पार्टिकल्स फॉर द सेपरेशन, जैसे कि हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करेंगे उसमें स्विंगिंग बकेट रोटर का इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ ईजियर टू विदड्रॉ द सुपरनेटेंट विदाउट डिस्टर्बेंस। हाँ, सुपरनेटेंट को हम इजीली यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो फिक्स्ड एंगल रोटर जो कि मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ रोटर है, और सेकंड आपको नज़र आ रहा है स्विंगिंग बकेट रोटर जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की है टाइप ऑफ रोटर्स के लिए। अब जैसा कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज की बात करते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप के सेंट्रीफ्यूज जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। जो भी हाई स्पीड या सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूज है दैट कैन बी हैंडल्ड विद लार्ज सैंपल। मान लो अगर आपके पास कोई भी सैंपल अगर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करवानी है और वो सैंपल आपको मिलीलीटर टू सेवरल लीटर्स का दिया हुआ है, उस वक्त हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज को यूज़ करते हैं। जो भी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज है उसमें वेलोसिटी कितनी रखनी है? इसमें वेलोसिटी रहेगी 30,000 रोटेशन पर मिनट। तो 30,000 आरपीएम वैल्यू जो है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जो भी हमारे रोटर्स हैं दे मे कम विद डिफरेंट अडेप्टर्स टू होल्ड द वेरियस साइजेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, बॉटल्स और माइक्रोलीटर प्लेट्स। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज है वो लार्ज वॉल्यूम सैंपल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो भी स्पीड यहाँ पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं 30,000 रोटेशन पर मिनट RPM। सो दिस इज हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। इसी तरह से ये आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जब हम मेम्ब्रेन फ्रैक्शनेशन करते हैं, मतलब कि सेल ऑर्गेनेलिस को सेपरेट आउट किया जाता है,
उस वक्त हम यूज़ करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में जो मैक्सिमम वेलोसिटी रखी जाती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो होती है 70,000 आरपीएम। तो 70,000 आरपीएम या रोटेशन पर मिनट इसमें यूज़ किया जाता है। और जो भी हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेम्ब्रेन फ्रैक्शनेशन या जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, अगर आप उनको सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो वही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज की लिड नज़र आ रही है, साथ में ये कलेक्टिंग सॉलिड नज़र आ रहे हैं, साथ में ये आपको हैवी ड्यूटी मोटर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। इसी तरह से जैसे कि हाई स्पीड और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में क्या डिफरेंसेस हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में रोटेशन कितनी होती है, 30,000 आरपीएम की होती है। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है उसमें रोटेशन कितना रहता है, 70,000 आरपीएम का रहता है। लार्ज सैंपल कैपेसिटी के लिए हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। और जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है वो लिमिटेड लाइफ स्पैन का होता है और कंपैरेटिवली अल्ट्रा हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ज़्यादातर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में आपको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में आपको स्पेशल टाइप ऑफ रोटर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज रिसर्च एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यस, रिसर्च एप्लीकेशंस में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी बैलेंसिंग है, जो भी इसका कैलिब्रेशन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। इसी तरह से हमारे पास आता है माइक्रो सेंट्रीफ्यूज। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज का यूज़ आप कहाँ पर करेंगे, सेल या न्यूक्लियाई को सेपरेट आउट करने के लिए। जो भी आप यहाँ पे स्पीड अप्लाई करते हैं वो स्पीड होती है 12,000 से 13,000 आरपीएम की। और कितना सैंपल लिया जा सकता है, 0.5 से 2 ml लिक्विड जो है उसका आप यूज़ करते हैं। जो भी माइक्रो सेंट्रीफ्यूज है, जैसा कि जो भी रोटर्स हैं इसमें वो ज़्यादातर टेबल टॉप रोटर्स वगैरह जो है वो यहाँ पर यूज़ होते हैं और आप क्विकली स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज का फ़ायदा ये है कि इसमें रेफ्रिजरेशन में और मे नॉट बी प्रेजेंट। सो रेफ्रिजरेशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, बस आपने ध्यान रखना है। अगर सेल या न्यूक्लियाई को सेपरेट करना है, यू कैन मेक यूज़ ऑफ द माइक्रो सेंट्रीफ्यूज का आप यूज़ कर सकते हैं। और रोटेशन कितना रहता है इसमें, 12,000 से 13,000 आरपीएम। इसी तरह से जो ज़्यादातर लेबोरेटरी में या प्रैक्टिकल वर्क में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूज। तो ज़्यादातर स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूज जो है वो लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप चाहते हैं कि इरिथ्रोसाइट्स को अलग करना है या ब्लड सैंपल को अलग करना है या जो कोर्स प्रेसिपिटेट्स हैं उनको आप सेपरेट आउट करना चाहते हो, तो आप लेबोरेटरी स्केल पर जो सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं उसको आप बेंच टॉप या लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, जो कि ये डायग्रामेटिकली आपको नज़र आ रहा है। और इसमें जो भी स्पीड आप मेंटेन करते हैं वो स्पीड कितनी होती है, 4,000 टू 6,000 आरपीएम की। और आरसीएफ कितना होता है इसका, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है 3,000 से लेकर 7,000 जी तक का फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्मॉल सैंपल्स हैं उनको हम सेडिमेंटेशन के लिए या जो भी लेबोरेटरी पर्पस है उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं स्मॉल बेंच या बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज। तो स्मॉल वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसी तरह से स्मॉल बेंच टॉप या माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, तो स्मॉल बेंच टॉप में रेफ्रिजरेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में टेक द ट्यूब्स ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम 2 ml तक का वॉल्यूम यूज़ होता है। ज़्यादातर जो भी क्लिनिकल ब्लड या प्लाज्मा या सीरम को सेपरेट करना है आप स्मॉल बेंच टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें माइक्रो सेंट्रीफ्यूज की, तो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में ज़्यादातर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोलॉजिकल लैब्स हैं वहाँ पर यूज़ होता है। कितना यहाँ पे 100 ट्यूब्स को आप एट ए टाइम ले सकते हैं और माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में 15,000 जी का स्पीड रखा जाता है और विद और विदाउट रेफ्रिजरेशन इसका यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने जो भी स्टडी किया है
वो हमने स्टडी किया है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज में हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज है जो लार्ज वॉल्यूम के लिए यूज़ होगा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है जिसमें 70,000 आरपीएम रहेगा मेम्ब्रेन फ्रैक्शनेशन में, और माइक्रो सेंट्रीफ्यूज जो कि सेल या न्यूक्लियाई की सेपरेशन के लिए है, और स्मॉल बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज जो कि ब्लड, प्लाज्मा या सीरम की सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो दीज आर द पार्ट 1 ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में इस पोर्शन में हमने जो कवर अप किया है, हमने कवर की है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, साथ में हमने कवर किया है हिस्ट्री ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, और जो भी सेंट्रीफ्यूगेशन के सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स हैं या रोटर की टाइप्स हैं, उन रोटर टाइप्स को हम इस लेक्चर में कवर अप कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट का पार्ट जो है वो फिलअप करेंगे। थैंक यू सो मच।